दोस्तों, आज हम आपको चीन की तरक्की के कुछ ऐसे राज बताने जा रहे हैं जिन्हें राज नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो हकायक हैं जिन्हें सारी दुनिया जानती है, मगर बदकिस्मती से हमने उनसे आंखें बंद कर रखी हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं एक दिलचस्प वाकया। आज से तकरीबन 50 साल पहले अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने चीन के सदर चू एनलाई से मुलाकात की और उन्हें उनकी एक तस्वीर दिखाई जिसमें वो अपने लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। चू एनलाई हैरान हुए तो निक्सन ने बताया कि ये तस्वीर हमने 10 अरब डॉलर की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए हासिल की है। चू एनलाई मुस्कुराए और वो अपनी मेज की तरफ गए। वहां से उन्होंने एक तस्वीर उठाई जिसमें सदर निक्सन व्हाइट हाउस में अपने दफ्तर की मेज पर बैठे हुए CIA की एक खुफिया फाइल पढ़ रहे थे। ये तस्वीर देखकर निक्सन का रंग उड़ गया और उसने पूछा कि आपने ये तस्वीर हासिल कैसे की। चू एनलाई ने कहा कि जो तस्वीर आपने $100 बिलियन लगा के हासिल की, हमने वो सिर्फ $100 में हासिल कर ली। फिर चू एनलाई ने बताया कि उन्होंने सिर्फ $100 देकर व्हाइट हाउस के एक मुलाजिम को खरीद लिया था, जिसने वो तस्वीर खींचकर उन्हें दे दी। आप में से बहुत से लोग ये तो जानते होंगे कि चीन पाकिस्तान के 2 साल बाद आजाद हुआ था, लेकिन तरक्की के एतबार से देखें तो पाकिस्तान से सैकड़ों साल आगे है। इस वक्त दुनिया भर की इकोनॉमी कमजोर हो चुकी है, तमाम बड़े बड़े ममालिक इससे इफेक्ट हो चुके हैं, लेकिन चीन पर इस इकोनॉमिक डिप्रेशन का कोई असर नहीं पड़ा। इसका सबूत ये है कि दुनिया भर में शायद ही कोई एक घर ऐसा हो जिसमें कोई ना कोई चीनी प्रोडक्ट ना हो। चीन सुई से लेकर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी तक सब कुछ बनाता जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चीन ने इतने कम अरसे में इतनी ज्यादा तरक्की कर कैसे ली। चीन को तरक्की की राह पर डालने में चीन के लीडर माओ ज़ेडुंग का बहुत बड़ा हाथ है। 1949 से पहले चीनी अफ्यून के आदी थे। चीन एक तबाहशुदा और बदहाल कौम थी, लेकिन उन्होंने एक तारीखी इनकलाब लाकर अपनी कौम को मेहनत और तरक्की की राह पर डाल दिया। उन्होंने सन 1934 और 35 में 10,000 किलोमीटर के एक लॉन्ग मार्च की क़यादत की। उस लॉन्ग मार्च ने चीनी कौम की तकदीर बदल के रख दी। वैसे तो लॉन्ग मार्च के नाम पर हमारे लीडर भी सड़कों पर निकले रहते हैं, लेकिन हम में और चीन में फर्क ये है कि चीनियों ने लीडर तैयार करने के लिए बीजिंग में एक तरबियती इदारा कायम कर रखा है, जिसमें वजीरों और मशीरों को तैयार किया जाता है। वहां से तरबियत हासिल करने वालों को एक सर्टिफिकेट मिलता है, और कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास उस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट ना हो, उसे वजीर या मुशीर बनने के काबिल नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि चीन के नए आने वाले सदर को भी 5 साल तक तरबियत दी जाती है। जदीद चीन के बानी और रहनुमा माओ ज़ेडुंग को यह एजाज भी हासिल है कि अच्छी तरह अंग्रेजी जानने के बावजूद उन्होंने सारी जिंदगी अंग्रेजी का एक लफ्ज भी नहीं बोला। यहाँ तक कि जब उन्हें अंग्रेजी में कोई लतीफा सुनाया जाता तो वो अपनी हंसी रोक के रखते जब तक उसका तर्जुमा चीनी जुबान में ना कर दिया जाता। चीन के अफसर और मजदूर सब एक जैसा खाना खाते हैं, और वजीर और अफसरान जब किसी दूसरे मुल्क जाते हैं तो अपने साथ चीनी प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं ताकि उन्हें वहां मुतारिफ कराया जा सके। चोरी करने वाले को गोली मारकर सजाए मौत दी जाती है और गोली की कीमत उसके खानदान से वसूल की जाती है, और कीमत अदा करने के बाद ही उन्हें लाश मिलती है। चीनी कौम इस बात पर यकीन रखती है कि अगर आप 1 साल की मंसूबाबंदी करना चाहते हैं तो मकई उगाएं, 10 साल की मंसूबाबंदी करना चाहते हैं तो दरख्त लगाएं, और अगर सैकड़ों सालों की मंसूबाबंदी करनी है तो कौम को तालीम और तरबियत दें। जब पाकिस्तान में वाह कैंट में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी असला साज फैक्ट्री बन रही थी तो चीन का एक वफ्द सदर अयूब से मिलने आया। उस दौरान उन्होंने देखा कि एक इमारत की छत टपक रही थी। सदर अयूब ने माजरत करते हुए कहा कि इमारत नई है इसलिए टपक रही है। चीनी वफ्द के रुकन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारी इमारतें भी शुरू में ऐसे ही टपकती थी, लेकिन जब हमने एक इंजीनियर को गोली मार दी तो उसके बाद छतें टपकना बंद हो गई। चीनी कौम के 97% नौजवान अपने मुल्क में ही तालीम हासिल करना चाहते हैं। उनके ख्याल में तालीमी निज़ाम बेहतरीन है और खर्चा बाकी मुल्कों से कम है। चीन में इस वक्त 50,000 मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें से 35,000 शंघाई में है। चीनी कौम की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि काम के वक्त वो सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं। कोई आए या जाए उन्हें कोई परवाह नहीं होती, वो बस अपने काम में लगे रहते हैं। किसी किस्म का भी इदारा हो, हर कोई वक्त पर पहुंचता है। 1 मिनट लेट होना भी नामुमकिन है।
फैक्ट्रियों में ड्यूटी शुरू होने का वक्त है 7:30 बजे। सारी कौम 7 बजे नाश्ता करती है और कोई भी इस वक्त को आगे पीछे नहीं करता। और फिर 7:30 से 8 बजे के दौरान हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ हो जाता है। किसी चीनी फैक्ट्री की सैर करें तो वहां आपको प्रोडक्शन लाइन नजर आती है और हर वर्कर के जिम्मे एक मखसूस काम होता है। हर वर्कर अपने हिस्से का काम पूरी जिम्मेदारी से वक्त पर खत्म करके अगले साथी को हवाले करता है। और फिर 12 बजते हैं तो सारी कौम दोपहर के खाने के लिए उठ जाती है। फैक्ट्रियों में वर्कर की तादाद ज्यादा हो तो ये वक्त 11:30 बजे भी हो सकता है। ज्यादातर फैक्ट्रियों में खाना वर्करों को मुफ्त मिलता है, जो कि मुख्तलिफ होटलों से सप्लाई किया जाता है। खाने के मामले में चीनी बहुत ज्यादा है और तकरीबन सारी कौम सुबह, दोपहर और शाम उबले चावल खाती है। इन चावलों पर गोश्त और सब्जी डाल के खाई जाती है और ये खुराक इंतहाई कम कीमत पर सप्लाई की जाती है। काम खत्म करने के बाद 5 बजे डिनर शुरू हो जाता है। साल का कोई भी मौसम हो, औकात यही रहते हैं। ये सब चीजें देखकर दुनिया भर के लोग समझ गए हैं कि कामयाबी का राज अपने काम के साथ मुखलिस होना और मेहनत करना है। हुकूमत भी लोगों को सहूलियात फराहम करती है। टैक्स तो लिया जाता है लेकिन सहूलियात भी दी जाती हैं और बिजली भी बंद नहीं होती। किसी खराबी की वजह से बिजली बंद हो जाए तो और बात, लेकिन लोड शेडिंग का कोई तसव्वुर नहीं है। चूंकि लोग टैक्स चोरी नहीं करते, इसलिए हर सतह की हुकूमतों के पास पैसा होता है। पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछ चुका है और दिन रात हाईवेज पर ट्रैफिक मौजूद रहती है। सड़कों पर ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी की जाती है और कोई भी इशारा तोड़ के आगे नहीं निकलता। चीन की आबादी 1 अरब से ज्यादा है और इतनी बड़ी आबादी को सहूलतें फराहम करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चीनी रहनुमाओं ने बड़ी समझदारी से यह फैसला किया था कि मईशत को मजबूत बनाने के लिए ज़राअत सबसे पहले आती है। गुर्बत खत्म करने और इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए ज़राअत के जदीद तरीन तरीके मुतारिफ कराए गए और ज़राअत के जदीद तरीके इस्तेमाल करने के लिए दुनिया भर से माहिरीन को बुलाया गया था। यूं ना सिर्फ मुल्की सतह पे खुराक का मसला हल हुआ, बल्कि इतनी ज्यादा तादाद में फसलें पैदा हुई कि चीन उन्हें दुनिया को बेचकर फॉरेन एक्सचेंज भी कमाने लगा। ज़राअत को तरक्की देने के बाद चीनी रहनुमाओं ने कमर्शियल इंडस्ट्री पर तवज्जो की और फिर कपास उगाकर कपड़ा बनाने की सनत शुरू कर दी गई। इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए कपास के किसानों को जदीद आलात की तरबियत दी गई, इदारे कायम किए गए और गांव में छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई गई ताकि ज़रई पैदावार को वहीं पर मसनूआत में तब्दील किया जा सके। इन सारी कोशिशों के नतीजे में चाइना का जीडीपी 13% से बढ़ के 30% हो गया और चीन तरक्की पजीर ममालिक में शामिल हो गया। 1990 में चाइना ने जापान और जनूबी कोरिया को ऑफर की कि आए और हमारी जमीन पर सस्ती फैक्ट्रियां लगाएं। यूं चीन में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी आ गई और चीन की इतनी बड़ी आबादी को जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराने का ये बेहतरीन तरीका था। यूं चीन में टेक्नोलॉजी और साइंस की एक ऐसी लहर उठी जो आज तक आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही है। चीन की तरक्की का ये सफर सारी दुनिया के लिए और खास तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है।